नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। पूरी दुनिया आज 2020 का पहला सूर्य ग्रहण देख रही है। 900 साल बाद आज आसमान में ऐसा अद्भुत अलौकिक नजारा दिख रहा है। जब सूरज को चांद ने घेर लिया है और दिन में ही रात हो गई। करीब 6 घंटे का यह सूर्य ग्रहण इस पूरी सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण बताया जा रहा है। सूर्य ग्रहण को लेकर धर्म और साइंस का नजरिया बिल्कुल अलग है। ग्रहण को लेकर आस्था क्या कहती है, विज्ञान के क्या तर्क हैं, कौन सही है कौन गलत है। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी मौजूद हैं और वैज्ञानिक भी, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्रहण के बाद आज आसमान में कैसा दिखा रिंग ऑफ फायर। देश दुनिया से आई सूर्य ग्रहण की ये तस्वीरें आप भी देखिए, क्योंकि न जाने कब अब ऐसा संयोग दोबारा देखने को मिले। ये तस्वीरें आप देखिए, कितना खूबसूरत नजारा है। जब ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगूठी है, सोने की अंगूठी, लेकिन दरअसल इस चांद ने पूरी तरीके से सूरज को ढक लिया है। लेकिन जो पोजीशनिंग है उसकी वजह से सूरज का किनारा देख रहे हैं आप, ये जो चमकता सुनहरा रंग देख रहे हैं, ये सूरज का चमकता हुआ किनारा आप देख रहे हैं। जो पूरा काला हिस्सा है वो चांद है दरअसल, और उस चांद की वजह से सूरज की रोशनी पृथ्वी तक आ नहीं रही, इसलिए हमें वो हिस्सा ढका हुआ दिख रहा है। और रिंग ऑफ फायर जिसको हम कहते हैं, कि ऐसा लग रहा है जैसे आग का गोला हो, उसका रिंग बना हुआ हो, वो तस्वीर निकल कर आ रही है। कितनी खूबसूरत तस्वीर। ये भारत के कुरुक्षेत्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे सुनहरी अंगूठी देख रहे हो आप। ये सूर्य ग्रहण की सबसे खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जहां पर पूरा सूरज जो है वो लगभग ढक चुका है। सिर्फ एक गोलाकार आकृति दिख रही है सुनहरे रंग की। और ये तब है जब आप सूर्य ग्रहण खत्म होने वाला है। धीरे धीरे यहां से सूर्य ग्रहण खत्म होगा। कई जगहों पर 1:45, कई जगहों पर 1:40, कई जगहों पर 2 बजे तक जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे ये क्या होगा कि चांद जो है वो सूरज और पृथ्वी के बिल्कुल बीच में जैसे अभी है, उससे धीरे धीरे वो अपनी धुरी पर घूमता हुआ आगे बढ़ने लगेगा और उससे फिर से आपको सूरज दिखने लगेगा। और ये तस्वीर हो भी रही है। अबू धाबी में देखिए, काठमांडू में देखिए, लखनऊ में देखिए। अबू धाबी में सूर्य ग्रहण लगभग खत्म होने पर है। अब सूरज पूरा होने वाला है। बस ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक नींबू है और उसके नींबू के ऊपरी हिस्से को किसी ने काट कर छोड़ दिया है। काठमांडू में आप देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। सुनहरा सूरज दिख रहा है, लेकिन जैसे किसी ने उसे आधा काट दिया हो और चांद बनाने की कोशिश की हो। और लखनऊ में आप देखिए, लखनऊ की तस्वीर, जहां पर कैसे चांद जो है वो सूरज को ढक रहा है, वो दिख रहा है। आप जो पूरा काला हिस्सा देख रहे हैं वो चांद है, नीचे सुनहरा हिस्सा जो देख रहे हैं वो सूरज है। और कुरुक्षेत्र की तस्वीर सबसे खूबसूरत, जहां पर रिंग ऑफ फायर जिसे हम कहते हैं, जिसे हम सुनहरी अंगूठी कहते हैं, वो नजर आ रही है। यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण तो नहीं है कि जिसमें पूरा सूरज ढक जाए, लेकिन इस सूर्य ग्रहण का पूर्ण रूप आप देख पा रहे हैं कि जितना सूरज ढक सकता था उतना ढक गया है। ये बेहद खूबसूरत तस्वीर कुरुक्षेत्र से आती हुई देहरादून में देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। जैसे किसी के आंख की पुतली हो और बीच में काला हिस्सा और बाहर जो है वो सफेद हिस्सा दिखता है, वैसे किसी की आंख दिख रही हो, वैसा लग रहा है। लखनऊ में देखिए ऐसा नहीं सूरज हरा हो गया है, वो अलग अलग रंग के इफेक्ट आपको इसलिए दिख रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन बता रहे थे कि कई बार कैमरे का वाइट बैलेंस नहीं होता, या उसके आगे जो है वो ऐसी फिल्म लगी होती है, तो ये मत सोचिएगा कि सूरज कहीं हरा पीला नीला दिख रहा है, ये क्यों हो रहा है। ये सूरज जैसा था वैसे ही है, उसके आगे जो फिल्म लगी है उसकी वजह से ये इफेक्ट्स आ रहे हैं। और इसीलिए अगर आप देखेंगे जम्मू में ऐसा लग रहा है जैसे सूरज नाराज हो कि मुझे ढकने की हिम्मत कैसे दिखाई उस चांद ने, जो मेरी रोशनी से चमकता है, दमकता है, इसलिए वो लाल हो गया। अगर आप पटना में देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे सूरज जो है वो तिरंगे के हरे रंग को लेकर भारतीयता में डूब जाना चाहता हो। मुंबई में भी कमोवेश वैसी ही तस्वीर है। सुबह 10:50 पर जयपुर में सूरज ऐसा दिख रहा था जैसे कोई आसमान में से कोई एक आंख हो और वो देख रही हो। सुबह 11:20 पर देहरादून में देखिए जैसे चांद जो है वो हल्के नारंगी रंग का हो गया हो। फिर धीरे धीरे आप देखिए बढ़ते बढ़ते देश के अलग अलग हिस्सों में कैसी तस्वीरें हैं। 12:05 पर गांधीनगर में देखिए बिल्कुल सूरज को जैसे चांद ने ढक लिया हो। और दिल्ली में देखिए, देश की राजधानी है लेकिन सबसे ज्यादा नखरे यहीं पर सूरज ने दिखाए और चांद जो है वो ऐसा लगा जैसे सूरज को ढक ना पाया। इसलिए दिल्ली के लोग निराश ना हों, भले यहां पर बादल है, सूरज ढका हुआ नहीं दिख रहा, सूर्य ग्रहण का असर उतना नहीं दिख रहा, लेकिन आप मुंबई को देख सकते हैं, आप गांधीनगर को देख सकते हैं,
देहरादून को देख सकते हैं, जयपुर जम्मू की खूबसूरत तस्वीरें देख सकते हैं, थोड़ी आहें भर सकते हैं कि काश यहाँ भी ऐसा होता तो हमने भी देखा होता, लेकिन हालांकि नंगी आंखों से न देखें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप देख रहे हैं तो किसी प्रोटेक्शन के साथ देखिए, और देखते देखते भी ये बात ध्यान रखिए कि ये सूर्य ग्रहण कहता क्या है। अब सूर्य ग्रहण कहता क्या है, इसके भी अलग अलग रूप हैं। साइंटिस्ट कुछ और कहते हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं वो कुछ और कहते हैं, और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। आचार्य इंदु प्रकाश ज्योतिषाचार्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, साइंटिस्ट रिंटू नाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, और डॉक्टर अमरेश भी हमारे साथ बने हुए हैं, वास्तुशास्त्री। रिंटू जी, बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। ये जो पूरी घटना हम देख रहे हैं उसे हमने ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र के हिसाब से समझा, लेकिन विज्ञान इसको कैसे देखता है और क्या मानता है? विज्ञान के हिसाब से सूर्य ग्रहण हो या जो चंद्र ग्रहण हो, इसमें एक साइंटिफिक रीज़न है और ये नेचुरल फिनोमेना है। एवरी ईयर सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है। तो इसमें जब तो अर्थ जो है, जो सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाते हैं तब ये सूर्य ग्रहण दिखते हैं, और जब मून और सन के बीच में आ जाते हैं तब चंद्र ग्रहण दिखते हैं। तो ये नेचुरल फिनोमेना है, हर साल होता है, और एक साल में मिनिमम 2 सूर्य ग्रहण होता है और मैक्सिमम 5 सूर्य ग्रहण हो सकता है। और टोटल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसमें साइंटिफिक रीज़न है, इट इज़ वेल नोन फैक्ट। तो इसके साथ कोई मिथ या और कोई रीज़न बताना बिल्कुल उचित नहीं होगा। और ये जो एनुलर सोलर इक्लिप्स जो अभी आज देख रहे हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट 2023 में आएगा, ये इंडिया से नहीं दिखेगा, फिर इंडिया से दिखेगा 2031 में। और इसका रीज़न ये है कि कुछ जगह से ही टोटल सोलर इक्लिप्स दिखते हैं, कुछ जगह से एनुलर सोलर इक्लिप्स दिखते हैं। वो डिपेंड करते हैं पोजीशन कहाँ है। जैसे इस टाइम जो एनुलर सोलर इक्लिप्स दिख रहा है, वो जो चाँद जो है वो और थोड़ा पास होता तो वो टोटल सोलर इक्लिप्स दिखता। क्योंकि थोड़ा सा दूर है तो जो मून की जो टोटल डायमीटर जो है वो सन का डायमीटर को कवर नहीं कर पाते, तो इसीलिए साइड से दिखते हैं, जिसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो ये साइंटिफिक है, इसके एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सरल है, और इसमें से ना समझने के कोई बात नहीं है। सबको ये चीज़ समझना चाहिए, बाहर आके प्रोटेक्टिव गियर लगा के उसको देखना भी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ निमिष कपूर भी जुड़ गए हैं, साइंटिस्ट हैं, शैलेश तिवारी ज्योतिषाचार्य भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। निमिष जी, जो वैज्ञानिक पक्ष है वो साइंटिस्ट रिंटू नाथ जी ने बहुत कुछ समझा दिया। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि इसके 2 पहलू, एक ज्योतिषाचार्य कुछ कहते हैं और एक वैज्ञानिक कुछ कहते हैं। और जो ज्योतिष पक्ष कहता है वो ये कहता है कि इस सूर्य ग्रहण के बहुत व्यापक असर हैं, हर जिंदगी पर असर है, हर देश पर असर है। आप जो है क्या ऐसा कुछ असर देखते हैं, मानते हैं साइंस इसका कोई प्रभाव देखता है किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर? सुशांत जी, मैं आपको बता दूं कि 499 ईस्वी में हमारे महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने यह बता दिया था कि सूरज के सामने जब चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। और ये 499 ईस्वी की बात को हम आगे लेके चलें और उसके बाद तमाम सारे प्रयोग हुए हैं। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, मिल रही है सर। और 18 अगस्त 1868 1868 में एक फ्रांसीसी खगोलविद थे यानसेन, वो भारत के गुंटूर आए थे यहाँ पर सूर्य ग्रहण का नज़ारा देखने के लिए, और उन्होंने एक स्पेक्ट्रोस्कोप बनाया था जिसमें उनको एक पीली रेखा, स्पेक्ट्रम जो एक प्रिज्म से काम करता था, उसमें उनको एक अद्भुत पीली रेखा दिखाई दी। और उसको पहले तो सोडियम माना गया कि कुछ सोडियम की किरण होगी या सोडियम होगा, उसके बाद उसकी व्याख्या हीलियम के तौर पे हुई। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि सूर्य ग्रहण का बहुत व्यापक और बहुत बड़ा इतिहास है इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में। और हीलियम की खोज भी फ्रांसीसी खगोलविद ने गुंटूर में आंध्र प्रदेश में आके की थी 18 अगस्त 1868 के सूर्य ग्रहण के दौरान।
और आर्यभट्ट ने, जैसे मैंने आपको बता दिया कि 499 ईस्वी में ये बता दिया था कि ग्रहण होता कैसे है, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या कर दी थी। तो हम जिस वैज्ञानिक विरासत में अपने देश में बात करते हैं, उस जगह पर अगर हम ज्योतिष को एक विषय के रूप में देखें, तो मुझे उस विषय का क्या, क्योंकि ज्ञान नहीं है, तो मैं विज्ञान को जानता हूं। और जो भी हमारी ज्योतिषी जो गणना करते हैं, हमारे ज्योतिषाचार्य, उनसे निवेदन है कि अगर वो जो भी गणनाएं हैं उनको अगर एक वो प्रॉपर साइंटिफिक जो मेथोडोलॉजी होती है, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक परीक्षण जो है किसी मेथड के आधार पर किया जाता है, तो उसमें अगर वो करके देखेंगे तो जो है वो उनका तथ्य और उनका शोध और उनका जो परिणाम है वो ज्यादा अच्छा तरीके से। सर देखिए, हमारी कोशिश आज ये है कि जब हम सूर्य ग्रहण पर चर्चा कर रहे हैं तो इसको लेकर जो लोगों के दिमाग में भ्रम है वो ग्रहण भी खत्म होना चाहिए, और इसीलिए हमने आपको भी बुलाया, वैज्ञानिक को भी, और हमने ज्योतिषाचार्यों को भी बुलाया। अभी एक मिनट और दे दीजिए मुझे। हाँ ठीक है, बोल लीजिए। ये जो आपने मुझसे सवाल किया कि मैंने इसलिए आपको उसका वैज्ञानिक पहलू भी बता दिया कि हमारी जो वैज्ञानिक विरासत है देश में, और तमाम सारे प्रयोग हुए हैं। अच्छा, उसके बाद जो आपने पूछा कि आम लोगों में जो धारणा है और जो हमारे ज्योतिषी ये भविष्यवाणी करते हैं कि इस राशि पर ये प्रभाव पड़ेगा, तो मैं उससे वास्ता नहीं रखता, क्योंकि ऐसा कुछ भी है नहीं। और ये सदियों से हम मानते आ रहे हैं। जब हमें विज्ञान की जानकारी कम थी, या हमारे पास विज्ञान की जानकारी केवल क्यों की थी, कैसे की नहीं थी, पहले जब ये सवाल किया जाता था कि दिन और रात क्यों होते हैं, तो हमें जवाब मिलता था कि ये दिन और रात जो है वो परमात्मा या ईश्वर अल्लाह दिन और रात करते हैं। हमने जब सवाल किया कि दिन और रात कैसे होते हैं, जब हमने कैसे पे स्ट्रेस दिया, कैसे का सवाल किया, तो हमको जवाब मिला कि ये पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूरज के सामने की परिक्रमा करती है, और जब सूर्य के सामने होती है तो दिन होता है, जब नहीं होती है तो रात होती है। तो जब हम क्यों और कैसे का सवाल करते हैं कि हम जब खाना खाने की बात होती है तो हम ये सवाल करें अपने आप से, हम जिस देश में रहते हैं उस देश के संविधान में लिखा हुआ है कि हर देशवासी का ये नैतिक जिम्मेदारी है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे संविधान के मुताबिक कि हम साइंटिफिक टेम्पर अपनाएं, हम सवाल जवाब पूछें, तर्क को अपनाएं, मानवतावाद को अपनाएं। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 51A(H) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो हम कैसे ये माने कि ये ग्रहण के समय हम खाना नहीं खाएं, हम घर से ना निकलें? अरे हम बिल्कुल निकलें। हम ठीक है, आप सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, आप अपनी छत पे जाएं, बालकनी में जाएं और इस ग्रहण का आनंद लें और सुरक्षित तरीके से लें। ठीक है, आप इसका थोड़ा जवाब ले लूं सर। आपने कहा कि जो भी बातें हैं उसके पीछे एक तर्क होना चाहिए, और अगर वो तर्क की कसौटी पर सही उतरता है फिर उसको अपनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हमारे साथ इंदु प्रकाश जी भी हैं। इंदु प्रकाश जी, आपने सुना होगा दोनों वैज्ञानिकों ने क्या कहा। अगर ज्योतिष शास्त्र भी एक साइंस है तो वो विज्ञान और जो हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं वो विज्ञान, दोनों मैच क्यों नहीं खाता? दोनों में अब फर्क क्यों है सोच के लिहाज से? हाँ, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क ये है कि एक 8 साल का बच्चा है और एक 60 साल का बुजुर्ग। अब सवाल ये है कि ये जो साइंटिस्ट लोग बनते हैं, और विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल साइंटिस्ट्स, अब इट इज़ वेरी गुड टू बी ए साइंटिस्ट, लेकिन ये जो डिग्री हासिल करने के लिए जो पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई में जो कुछ भी लिटरेचर लिखा हुआ है उसकी टोटल हिस्ट्री 150 ईयर्स की है। और अभी जैसे कपूर साहब ने जब बोलना शुरू किया तो हमें लगा कि ये पढ़े लिखे किस्म के साइंटिस्ट, तो इन्होंने शुरू में कहा कि 499 ईस्वी में, तो हमारी जो हिस्ट्री है वो हज़ारों साल पुरानी है। हमारी जो एंशंट इंडियन विजडम है बहुत पुराना है। कई बार हमारा बेटा भी हमसे कह देता है, पापा आप समझते नहीं हैं, तो हम भी मुस्कुरा के सुन लेते हैं। ऐसे ही आज की मॉडर्न डे साइंस के लोग जब कहते हैं, अब इन्होंने कहा छत पे जाइए, बालकनी में जाइए, अरे जरा देख भी लो सूरज की तरफ, या कुछ नहीं होता तो देख भी लो सूरज की तरफ। अब चूंकि आज ऑप्थेल्मोलॉजी को ये पता चल गया है कि सूरज की तरफ देखोगे तो आंख जल जाएगी, इसलिए देखिए मत, अब ये कहना शुरू कर दिया। अब जब ये मॉडर्न डे साइंस और रिसर्च करेगी, माई क्वेस्ट इज दैट दे मस्ट गो अहेड फर्दर ऑन दीज लाइन्स टू डू रिसर्च। इन्हें रिसर्च करना चाहिए कि सनलाइट में निकलने से क्या फ़र्क पड़ता है, इनको पता चलेगा। अभी पहले वो इसके पहले जो रिंटू नाथ जी बोल रहे थे, तो उन्होंने छूटते कहा इसके अलावा कुछ नहीं होता है। देखो, एक साइंटिस्ट शुड स्पीक ए साइंटिफिक लैंग्वेज। ए साइंटिस्ट नेवर रिफ्यूजेस एनीथिंग, देयर इज ऑलवेज ए प्रोबेबिलिटी, इट मे बी ए क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सुशांत जी, इसको समझने के लिए हम अगर आप इजाज़त दें तो हम इन पर्सन आपका एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है।
दीजिए। अभी सुशांत जी, मैं 1 घंटे आ रहा हूं निमिष जी, एक मिनट आ रहा हूं, उनकी बात हो जाए नहीं फिर नहीं, आप respond आ रहा हूं, बिल्कुल आपकी बात सुनी जाएगी। हाँ। सुशांत जी, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है। आपने कहा कि अगर मेरी माता की राश में पैर बरसेगा और मैं अपनी माता के चरण दबाता हूं तो मुझे भी कुछ मिल जाएगा। बड़ा अच्छा कहा आपने। और 10 मिनट बाद आपने कहा मैं तो बिल्कुल धार्मिक नहीं हूं। अरे आपसे भी बढ़ के धार्मिक कोई हो सकता है जो माँ के चरण दबाए? जेर कदम मादरे फिरदौस से बनी है। सुना है माँ के पैर के नीचे बहिष्ठ है। सारी दुनिया जिसके पैर के नीचे रहती है उन चरणों को दबा के आप कहते हो आप धार्मिक नहीं हो। तो ये जो हमारे नए साइंटिस्ट हैं, ये जो नए छौने हैं, जिनकी अभी अभी थोड़ा सा जिन्होंने पढ़ लिया है, जो तड़पड़ाने लगे हैं थोड़ा पढ़ने के बाद, आप सुन लो इनकी सारी बात। सूनर और लेटर दे विल कम टू दिस, जो हमारी एंशिएंट। अच्छा, शैलेश जी भी हमारे साथ। शैलेश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले निमिष जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। निमिष जी, उनका ये कहना है कि आप लोगों का जो ज्ञान है वो बहुत छोटा है और ज्योतिष का ज्ञान ज्यादा बड़ा है। सर, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा ना, अच्छा, मैंने बात अपनी बीच में आधी रह गई थी। जो मैंने कहा कि सूर्य ग्रहण को आप देखें, मैं उसमें ये जोड़ दूं कि ये सब जानते हैं और हमारे सारे दर्शक आपके चैनल पर देख रहे हैं कि हम सुरक्षित तरीके से इसका अवलोकन करें। हम सूर्य को कभी भी देखेंगे तो हमारी आंख खराब हो जाएगी, आंख का रेटिना जो है वो खराब हो जाएगा, हमें दिखना बंद हो जाएगा। तो हम सूर्य को ना देखें, लेकिन सूर्य को देखें या सूर्य ग्रहण को देखें तो हम सुरक्षित तरीके से देखें। उसके लिए बाकायदा सोलर फिल्टर आते हैं या टेलीस्कोप से उसकी छायांकन किया जाता है। हमारे पास पिन होल कैमरा हमें बनाना आता है बच्चों को हमारे। तो आज हम उस तरीके से सुरक्षित तरीके से उसका अवलोकन करें, नंबर 1। और जो हमारे ज्योतिषीचार्य ने जो कहा कि हमारा ज्योतिष विद्या ज्यादा पुरानी है, तो मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब हम 499 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जो अपना ग्रंथ लिखा है, हमारे महान गणितज्ञ, महान वैज्ञानिक, उनको हम पढ़े ना। हम कितनी पुरानी आप बात करेंगे। और उससे भी पहले अगर आप देखेंगे जो हमारे वेदों में लिखी बातें हैं, उसमें भी ग्रहणों का जिक्र आए हैं और उसमें भी ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्याएं हुई हैं। अगर आप इस तर्क पे उतर आते हैं तो मेरा यही इतना गुजारिश है कि आप जो भी जिस राशि पर जो प्रभाव की बात करते हैं या जिस सभ्यता पर या जिस देश पर ग्रहण के प्रभाव की बात करते हैं, जो भी देश काल परिस्थितियां आपके पास हैं, उसको बाकायदा एक प्रयोगशाला में ले जाकर एक कोई रिसर्च की मेथोडोलॉजी लगाकर आप हमको बता दीजिए। क्योंकि आप देख लीजिए कि आप नहीं निर्णय जी, मैं इसमें बस एक सवाल जोड़ रहा हूं। मैं अभी शैलेश जी के पास भी जाऊंगा, वैसे एक सवाल पूछ रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि जो हमारे ग्रह हैं सोलर सिस्टम में, हमें जैसे जैसे जिसके बारे में पता चलता गया, हमने बताया कि भाई प्लूटो भी है, नेपच्यून भी है, सारे ग्रह हैं। जब उनके बारे में नहीं पता था तो कोई, हम ये तो नहीं कह सकते कि वो नहीं थे, वो वहीं थे, लेकिन हमें नहीं दिखे, हमें नहीं पता थे। आचार्य जी यही कह रहे हैं कि जो आपको नहीं पता वो नहीं है, ये मत कहिए। नहीं, हमको ये मैंने कब कहा? मैं तो हमेशा कहता हूं और आपके चैनल पे मैंने पहले भी कहा है कि विज्ञान जो है वो ज्योतिष की तरह कोई ठहरा हुआ पानी नहीं है। विज्ञान की खिड़की हमेशा खुली रहती है। विज्ञान जो है बहती गंगा की तरह है और इसमें नया पानी हमेशा, नई हवा हमेशा आती रहती है। विज्ञान को जैसे जैसे जानकारी मिलती जाती है, विज्ञान उस पर कदम उठाता जाता है। क्योंकि विज्ञान को नहीं पता था कि ये कोरोना वायरस भी हो सकता है, तो अब सारी दुनिया उस पर रिसर्च कर रही है। तो विज्ञान जो है एक जो विषय है, नई चीजों का ज्ञान। विज्ञान कोई ठहरा हुआ, कोई ठहरी हुई पुस्तक इतिहास की नहीं है। विज्ञान कोई ठहरी हुई ज्योतिषी की पुस्तक नहीं है। लेकिन शैलेश जी देखिए, अभी जो हम सुन रहे हैं ज्ञान है, नई शोध है और मोटे तौर पर ये जो कपूर जी आप जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस भाषा के लिए आपको बता दूं कि उसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर आप उसको आज ठहरा हुआ कहने की हिमाकत कर रहे हो तो अवर एजुकेशनल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और हमें याद है जब इंडियन यूनिवर्सिटीज में एस्ट्रोलॉजी शुरू हुई तो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में ज्योतिष पढ़ाता था। 4 साल में लड़ता रहा कि बच्चे को संस्कृत में ये ज्योतिष मत पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, अंग्रेजी में पढ़ाओ। चूंकि कोऑर्डिनेटर संस्कृत डिपार्टमेंट से था, उसने हिंदी अंग्रेजी में आने ही नहीं दिया। नतीजा, कोई रिसर्च नहीं होती ज्योतिष में, कोई रिसर्च नहीं होती। मेडिकल साइंस में होती है, सारी साइंसेज में। सर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। शैलेश जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। एक ब्रेक के बाद शैलेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये चर्चा बहुत दिलचस्प होती जा रही है कि क्या वाकई अब आचार्य जी कह रहे हैं कि 8 साल का बच्चा है विज्ञान और 60 साल का बुजुर्ग है ज्योतिष शास्त्र। निर्णय जी कह रहे हैं कि वो एक ठहरा हुआ पानी है ज्योतिष शास्त्र, और जो विज्ञान है वो खुली खिड़कियों वाला घर है। अब किस तरफ दर्शक जाए और क्यों जाए, इस पर हम थोड़ी और चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। सूर्य ग्रहण की अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही इस बात की जानकारी भी पहुंचा रहे हैं कि विज्ञान सूर्य ग्रहण को लेकर क्या कहता है और ज्योतिष शास्त्र किस दिशा में देखने की बातें कहता है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ ज्योतिष शास्त्री और वैज्ञानिक दोनों बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले आप ये 4 तस्वीरें देख लीजिए। काठमांडू, अबू धाबी, दुबई और कराची की तस्वीरें हैं।
कैसे सूरज धीरे धीरे चांद में तब्दील होता चला गया, ऐसा तस्वीरें कह रही हैं, लेकिन था वो सूरज ही। उसकी अलग अलग तस्वीरें। अबू धाबी में लगभग सूर्य ग्रहण खत्म हो चुका है, काठमांडू में थोड़ा बचा है, दुबई में और कराची में आप देखिए किस तरीके से चांद ने पूरी तरीके से सूरज को ढक लिया, उसकी तस्वीरें थी। तस्वीरें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस सूर्य ग्रहण को लेकर जो सोच होनी चाहिए वो अलग अलग हो सकती है? क्या वैज्ञानिक सोच ही सही है? क्या ज्योतिष शास्त्र जो कहता है वो सही है? ये सबसे अहम सवाल है, और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। सूर्य ग्रहण तो आएगा और जाएगा, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन बताएगा कि ज्योतिष शास्त्र जो सूर्य ग्रहण के और उसके प्रभावों को लेकर कहता है वो सही है, या जो वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई सोचने की चिंता करने की बात नहीं है, ये सही है? और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ इंदु प्रकाश जी बने हुए हैं, शैलेश तिवारी हैं, निमिष कपूर हैं और रिंटू जी भी लगातार बने हुए हैं। दो साइंटिस्ट, दो ज्योतिषाचार्य हमारे साथ हैं। शैलेश जी, अभी जो ब्रेक पर जाने से पहले बात हुई, आचार्य जी कह रहे हैं विज्ञान तो बच्चा है, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो तो ठहरा हुआ पानी है। दर्शक फिर कंफ्यूज है, किस तरफ देखे और किसे सही माने? सुशांत जी, मैं आचार्य इंदु प्रकाश जी की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। जिस प्रकार इंदु प्रकाश जी कह रहे हैं कि साइंस जो है बच्चा है, या साइंस को हम मॉडर्न साइंस बोलते हैं, जबकि हमारा जो साइंस है वैदिक साइंस है। एस्ट्रोलॉजी वैदिक साइंस का एक पार्ट है। वेद आज हमारे 5000 वर्ष पहले वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया। और मैं आपको सुशांत जी बता दूं कि निमिष कपूर जी भी इस बात से सहमत होंगे कि ग्रहण काल में ज्यादा बैक्टीरिया और वायरस उत्पन्न होते हैं, और जब वायरस और बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे तो क्या उस बैक्टीरिया वायरस के उत्पन्न होने पर खाना खाना कितना उचित होगा? मेरा मानना है कि जब बैक्टीरिया और वायरस उत्पन्न होते हैं और पूरी दुनिया में जब निगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जाएं का स्राव होता है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता तो पूरी दुनिया में निगेटिव ऊर्जा का स्राव होता है। और कहा जाता है कि जैसा हो आपका मन वैसा खाएंगे अन्न और वैसा बनेगा तन। अगर आप नकारात्मक ऊर्जा स्राव होते समय आप अन्न खाएंगे तो निश्चित तौर पर आप बीमार पड़ेंगे, रोगी होंगे। और मेरा मानना है नहीं, लेकिन शैलेश जी आप देखिए इसको हम तर्क की कसौटी पर तोलते हैं कि दुनिया। एक मिनट, आ रहा हूं निमिष जी, आ रहा हूं शैलेश जी, आप ही से पूछ रहा हूं। शैलेश जी, अगर दुनिया भर में, ये ज्योतिष शास्त्र तो मुख्य तौर पर हम भारत में मानते हैं, दुनिया भर के देशों में सूर्य ग्रहण हुआ, जहां जहां सूर्य ग्रहण को ज्योतिष शास्त्र से जोड़कर नहीं देखा जाता, लोग खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, बाहर भी निकल रहे हैं। मैंने आज तक किसी ग्रहण के दौरान कोई खाना पीना नहीं छोड़ा। मेरे साथ क्या बुरा हुआ, दुनिया के साथ क्या बुरा हुआ? सुशांत जी, ज्योतिष विज्ञान भारत में है, अपनी भाषाओं में, संस्कृत में, लेकिन और भी भाषाओं में ऐसा नहीं है। हिब्रू में भी ज्योतिष का अलग है, अरबी में भी ज्योतिष का अलग अलग, उनकी ज्योतिष की अलग अलग विद्याएं। हमारे ही जो वेद है उनसे चुरा करके ले गए ज्योतिष की विद्याओं को, और अलग अलग भाषाओं में, जैसे हम हिंदी और संस्कृत में ज्योतिष बोल रहे हैं, किसी भाषा में कोई नहीं। शैलेश जी, मेरा सवाल दूसरा है। अभी देखिए, मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया था सर, कुछ खाने के लिए गया था, और इसी सूर्य ग्रहण के दौरान मैंने खाया है। मेरे साथ क्या होगा ये बताइए? सुशांत जी, सूर्य ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। आप देखिए, इंदु प्रकाश जी सामने है, आदरणीय है, उन्होंने स्टूडियो में, पिछले साल आप भी थे, सूर्य ग्रहण के समय एक साइंटिस्ट स्टूडियो में ही खाना खाए। खाना खाना अलग बात, लेकिन उन्होंने खाकर कैसा दुष्प्रचार किया सनातन धर्म का, उनके 2 दिन के बाद डेथ हो गई। पूरा दुनिया जानता है इस चीज को। अरे सर, ये अब अगर मान लीजिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं तो 2 दिन बाद क्या मेरी मौत हो जाएगी? ये नहीं, तो मैं सुशांत जी, मैं आपकी बात नहीं कटल है, आप दीर्घायु हो। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा योग संजोग बनता है कि जब खाना आदमी खाता है तो खाना में बैक्टीरिया, वायरस आता है। ठीक है रिंटू जी, नहीं अभी इसी पर रुकते हैं सर, 1 मिनट, खाने की बात हम कर रहे हैं। रिंटू जी, अभी शायद मेरे ख्याल से आप लोग चूंकि वैज्ञानिक हैं, आप लोगों आप लोगों ने भी कई बार सूर्य ग्रहण लगा होगा और खाना खाया होगा, उसमें कोई फर्क पड़ता है क्या? मैं उसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जो शायद सबको नहीं पता है, जो हमारे यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं इनको भी पता नहीं है, कि जो मैंने पहले बोल चुका हूँ कि पूरी साल में 2 बार मिनिमम सूर्य ग्रहण होगा और मैक्सिमम 5 बार होगा, एंड टोटल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 7 से ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब ये है
आज हम लोग इतने इसके बारे में इतनी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये दिख रहा है। पूरी दुनिया में पूरी साल में 7 बार ऐसे होते हैं, तब लेकिन ये चर्चा नहीं होते हैं। और जो बोल रहे जो बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, ये इतनी कम समय के लिए सूर्य ग्रहण होते हैं, जो सूर्य किरण रुक जाते हैं, वो भी एक छोटी सी जगह में। पूरी दुनिया में पूरी जगह में सब जगह में सेम है, तो वो छोटी सी जगह में कौन सा बैक्टीरिया ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा, वो ज़रा प्रूफ कर सकते हैं क्या? ठीक है, 4 घंटे 6 घंटे में आप कह रहे हैं कितना बैक्टीरिया बढ़ जाएगा कि आदमी को बहुत नुकसान हो जाए? कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होगा, और बाकी जगह में सूर्य ग्रहण नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इंदु प्रकाश जी का तर्क लेते हैं। इंदु प्रकाश जी। नहीं, आप पहले कपूर जी से पूछ लो, बड़ी देर से बेचारे हाथ उठा रहे हैं, इनको भी अपनी बात कह लेने दो। नहीं, आप पहले बता दें सर, आपका इस पे तर्क क्या है? और वैसे जो अभी चर्चा चल रही है, नहीं, हमारा इसमें तर्क ये है कि एज ए साइंटिस्ट दे से दैट दे ऑलवेज कीप ए विंडो ओपन। पहले तो मैं रितु जी को कहना चाहूँगा कि वो अपनी भाषा पे थोड़ा ध्यान दें। जो उन्होंने कहा कि ये मैं बता दूं, जो यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं उनको पता नहीं होगा, पहले से अगर वो ये मान के चल रहे हैं दूसरों को नहीं पता है, रिंटू जी मैं आपके बारे में वो बता सकता हूँ, आने वाले समय में वो आपको नहीं पता है। इसलिए कृपया अपनी भाषा पे ध्यान दें, किसको क्या पता है और क्या नहीं पता है। नहीं, हमें जानने का जरूरी नहीं है वो चीज। दूसरी बात ये है कि साइंटिस्ट नहीं, साइंटिस्ट नहीं, तो आप क्यों कह रहे हो नहीं पता है? हमें सब पता है जो आप बता रहे हैं, ये सब बचकानी बातें हैं। और आपको अभी 150 साल से पता है, हमको 3000 साल से पता है। सो प्लीज कीप, हमको अपनी मर्यादा के अंदर रह के बहस करनी चाहिए और तर्क के आधार पर बहस करनी चाहिए। देखिए, इफ यू कीप ए विंडो ओपन इट्स ओके। क्या आपके पास ऐसी कोई स्टडी है कि जिन लोगों ने खाना खाया उनको ये हुआ, जिन्होंने खाना नहीं खाया उनको ये हुआ? जब आप विज्ञान को धर्म के साथ पैरेलली दोनों को रखते हो, तो ये देखो ना कि ये साइंटिस्ट हैं, कितनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें पाते हैं, मोटी मोटी छोटी छोटी रिसर्च करते हैं, और इनको एस्ट्रोलॉजी में कहाँ रिसर्च हो रही, किस यूनिवर्सिटी में हो रही है? आप ये बताओ हमें। कहीं रिसर्च नहीं हो रही। रिसर्च होने की आवश्यकता है। इंदु प्रकाश, मैं ये कहना चाहता हूं, आप ये कह रहे हैं कि कोई स्टडी नहीं है, खाया तो ये हो गया और नहीं खाया तो ये नहीं हुआ, लेकिन अपने अपने उदाहरण तो हैं। एक और बात में 3 लोग बैठे, एक बात मैं और जोड़ दूं, वैज्ञानिक बैठे, उसके बाद आगे चलेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान खा के आया हूं, मैं अभी खा के आया हूं और मुझे कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने। अब नाउ व्हाट यू आर आस्किंग मी टू रिप्लाई, आप कह रहे हो कि मैं एक जमीन में अभी आम का वो पौधा, वो बीज बो के आया हूं, देखो कहाँ फल लगा मेरे अंदर। अरे बच्चे, टाइम लगेगा, इट शैल टेक सम टाइम। अच्छा ठीक है, कितने दिन बाद मेरे पर असर होगा ये बता दीजिए। हमारा धर्मशास्त्र ये नहीं कहता कि खाना खाने से आप मर जाओगे। हमारा धर्मशास्त्र इट्स ए क्लास, भारतीय जो मेधा है, भारतीय सनातन विधा जो है, ये एक क्लास चीज है, ये सुपीरियर लेवल की बात करती है। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, अगर आप खाना खा लोगे तो आपको उतना फायदा नहीं होगा। प्लीज रिमेन ऑन पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट गो ऑन नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड सर, आपके पास भी तो कोई स्टडी नहीं है जिसने खाना खा लिया उसको कम फायदा हुआ और जिसने नहीं खाया उसको ज्यादा फायदा हुआ। बिल्कुल ठीक बात है, मैं तो कह रहा हूँ ना, आपको तो अरबों की फंडिंग होती है, आप करो ना रिसर्च, हम लोगों के लिए तो कोई फंडिंग ही नहीं है। सर कितना, आप लोगों को भी तो कितना चढ़ावा आता है सर, हमको तो कोई फंडिंग नहीं आती सर। किसको चढ़ावा आता है? जो जितने ज्योतिष शास्त्र, क्या बात कर रहे हैं आप? जितने लोग आते हैं उनके पास भी लोग देके ही जाते हैं। ज्योतिष विज्ञान का नहीं। देखिए, ये इस देश में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में धर्म को सब एक ही तराजू में तौल लिया जाता है। मुझे याद है, आज से 15-17 साल पहले एक बहुत बड़े घराने की महिला आई और बड़ी खुश होकर हमसे बोली, पंडित जी आपकी कृपा से ये इस बच्चे के, हमारा बच्चा, उसको संतान हुई, उसकी शादी भी आपको करानी पड़ेगी। अब हमारी ये नहीं समझ में आया, ये वो देश है जहाँ लोग पुरोहित को भी वही समझते हैं, कर्मकांडी को भी वही समझते हैं, ज्योतिषी को भी वही समझते हैं, पुजारी को भी वही समझते हैं। अजीब कमाल की बात है। अरे भाई, सबके अलग अलग रोल हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अलग है, जियोलॉजिस्ट अलग है, गायनोकोलॉजिस्ट अलग है, सब अपना अपना काम करेंगे। वाई डू यू ट्रीट एन एस्ट्रोलॉजर टू बी ए चढ़ावा वाला आदमी? नो, एस्ट्रोलॉजर्स को चढ़ावा नहीं आता। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स, अच्छा ठीक है सर, 27 साल एमेच्योर प्रैक्टिस। अब कपूर साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आपको। कपूर साहब। सुशांत जी, ये हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं और पौराणिक मिथक है, ये हर देश में चले आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि जो 1133 में
इंग्लैंड में किंग हेनरी की मृत्यु और यूरोप में सन 1345 में यर्सिनिया में पेस्टिस जीवाणु के संक्रमण फैले थे, उसमें ब्लैक डेथ हो रही थी और उस समय ग्रहण भी पड़ रहा था, तो लोगों ने ग्रहण से वो ब्लैक डेथ को जोड़ दिया। उसी तरह से 1 मार्च 1504 में कोलंबस को ये पता था कि ग्रहण कैसे होता है। अब कोलंबस ने क्या करा कि कोलंबस ने कहा कि भाई मुझे ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त हैं और मैं देखो अभी चंद्रमा को ग्रहण लगा दूंगा, और उन्होंने चंद्र ग्रहण कर दिया। और चंद्र ग्रहण तो होना ही था, लेकिन लोगों ने उनकी बात पर भरोसा कर लिया। उसी तरह से चाइना में ड्रैगन है, हमारे यहाँ देश में राहु केतु हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं और ये हर देश में। और आपको मैं भारत का बता दूं, जो मेरी जो सबको पता है कि भारत में ग्रहण का जो जिक्र है वो 1500 ईसा पूर्व ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें यह वर्णन किया गया है कि सूर्य ग्रहण की कहानी के अनुसार स्वर भानु नाम का एक दानव सूर्य को उसने गायब कर दिया, जिससे पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। अब इससे देवताओं और मनुष्यों में हाहाकार मच गया और देवताओं ने ऋषि अत्रि से प्रार्थना की, जिन्होंने सूर्य को एक बार फिर से स्थापित कर दिया और सौर भानु को बचाया। लेकिन यहां फिर आप पॉइंट नोट करेंगे कि ऋषि अत्रि ने जो व्याख्या की है 1500 ईसा पूर्व ऋग्वेद में, वो स्पष्ट तौर पे उन्होंने बताया है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच स्वर भानु यानी चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो सुशांत जी, मैं आपको बताने की यहां चेष्टा कर रहा हूं कि विज्ञान का इतिहास भारत की परंपराओं में रहा है। हमारे डीएनए में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, हमारे डीएनए में हमारे वंशजों के, हमारे पूर्वजों में विज्ञान की व्याख्याएं हुई हैं। तो हमें जरूरत है इस बात को कि हम अपनी चीजों को जानें। और बहुत सारी डिबेट्स में, डिस्कशन में कहा गया, हमारे ज्योतिषियों ने कहा कि हमारे विज्ञान के जो ज्ञान को तहस नहस कर दिया गया, कुछ को चोरी करके ले गए, कुछ को जला दिया गया। बहुत सारी हमारी परंपराओं का जो वैज्ञानिक परंपराएं थी उनको तहस नहस कर दिया गया। आर्यभट्ट का मैं जिक्र कर चुका हूं, 499 ईस्वी में, आज से 1522 वर्ष पूर्व आर्यभट्ट ने स्पष्ट तौर पर बता दिया था कि ग्रहण कैसे होता है। इतनी सारी वैज्ञानिक गणनाएं हमारे बीच हैं। अब उसमें शैलेश जी ने मेरी बात को गलत तरीके से कोट किया, उन्होंने मुझसे सहमति जताई कि मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि ग्रहण के दौरान कोई वायरस या बैक्टीरिया पनप जाते हैं। बिल्कुल ये बात मैंने नहीं कही। शायद हम अभी स्काइप के थ्रू बोल रहे हैं तो हमारी बात प्रॉपर दूसरे वक्ताओं को सुनाई नहीं पड़ रही है। ग्रहण के समय ऐसा कुछ भी नहीं होता। सूर्य से जो किरणें, जो पराबैंगनी किरणें, जो भी उत्सर्जन होते हैं दैनिक रूप से, वही ग्रहण में भी होते हैं। केवल चंद्रमा की डिस्क उसको ढक देती है, और 3 तरीके से ढकती है। जब चंद्रमा की डिस्क पूरी तरीके से ढकती है तो आप देखते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण, जिसमें अंधेरा हो जाता है और हम नंगी आंखों से उसको देख सकते हैं दृश्य को। आज वैसा नहीं हुआ। और दूसरा, अगर कुछ ढकती है तो होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। और अगर ऐसा जगह चंद्रमा आ जाता है जब, जिसे कहते हैं एटम्ब्रा, एटम्ब्रा यानी बाहरी छाया के भी बाहर वाला क्षेत्र, एक अम्ब्रा, पेनम्ब्रा और एटम्ब्रा। तो एटम्ब्रा जो है वो रीजन में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ी और एक हमको कंगन की तरह सूरज दिखाई दिया। अच्छा, इसमें हम कपूर साहब एक बात बताइए कि आप किस भगवान में विश्वास करते हैं? सर, मैं प्रकृति के भगवान में विश्वास करता हूं, और उस प्रकृति के भगवान जो हैं वो अल्लाह है, राम है, ईसा है, और हमने उसी प्रकृति को अपने धर्म बना दिया है। ये कोट कर रहे हैं, इन्होंने कई चीजें गलत कोट की हैं। 1500 BC में ऋग्वेद नहीं लिखा गया था। नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कपूर साहब, आप कभी मंदिर नहीं जाते? मैं हमेशा मंदिर जाता हूं, मैं बिल्कुल मंदिर में आस्था रखता हूं, मैं आस्थावान पुरुष हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर विज्ञान में, कई लोग ये पूछेंगे सर कि विज्ञान में अगर जो इस चीज का प्रमाण नहीं, उसको मानना नहीं, तो प्रमाण तो भगवान का भी नहीं दिख रहा है, उसको कैसे मानते हैं आप? ऐसा डिस्कशन है। देखिए, मैं यहाँ से गुजारिश करूंगा, अभी हम ज्योतिषी और विज्ञान पर डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं, लेकिन उसमें सर, नहीं, उसमें एक दिक्कत है सर, हम दोनों को तर्क के तराजू पर तोल रहे हैं। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या जो नहीं दिखता वो नहीं माना जाना चाहिए, ये सही है? सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। धर्म में हम तर्क नहीं ला सकते। धर्म जो है हमारी आस्थाओं की कुंजी है। आस्थाओं, हमारे धर्म जो है हमारे ग्रंथों में पाए जाते हैं, हम उसको अनुसरण करते हैं। हमारा धर्म सिखाता है कि हम सत्य को जाने, तथ्य को जाने। किसी भी धर्म ग्रंथ में क्या ये लिखा हुआ है कि हम अंधविश्वास को फॉलो करें? किसी धर्म ग्रंथ में यह लिखा हुआ है कि हम सूर्य ग्रहण में हम घर के अंदर रहें? किसी धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हर एक धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि हम अपने मानवीय मूल्यों को जानें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी चीज कह रहे हैं उसको कोट करेंगे, बताएंगे। इन्होंने कहा ऋग्वेद 1500 BC, ऋग्वेद वे आर नॉट रिटन इन 1500 BC। टाइमलाइन का बता रहे हैं, और ऋग्वेद में इन्होंने जो बताएं, मैं ऋग्वेद लिए बैठा हूँ, मैं अभी खोल के दिखाता हूँ इसमें कहाँ है।
तो देखिए बहस करना बहुत अच्छा लगता है, लंबी लंबी भाषा बोल देना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वी मस्ट टॉक ऑन फैक्ट्स एंड फैक्ट्स ओनली। ठीक है, ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष विशुद्ध विज्ञान है, आपके मॉडर्न डे साइंस से ज्यादा साइंटिफिक विज्ञान है। विक्रमादित्य जी, आपको बता दूं कि जब आप विक्रमादित्य जी का भी रिएक्शन, मैं मना नहीं कर रहा हूं सुशांत जी, आप ज्योतिष को विषय के रूप में पढ़िए और पढ़ाइए, बिल्कुल रिएक्शन होना लेकिन चाहिए। ये कहना कि सूर्य ग्रहण में आप हवाई फायर नहीं, हवाई फायर नहीं, नॉट हवाई फायर, यू आर नॉट ए साइंटिस्ट प्रॉपर, यू आर नॉट ए प्रॉपर साइंटिस्ट, ऋग्वेद इज इन माय हैंड, यू टेल मी आपने जहां बताया कहां है ऋग्वेद में खोल के दिखाता हूं। अच्छा ठीक है सर, थोड़ा सा एक विक्रमादित्य जी का रिएक्शन लूं। आचार्य विक्रमादित्य, आप इस पूरी बहस में किस तरफ मिथ मत कहिए, क्या दोनों साइंस में कोई फर्क है, या बिना सबूत के ये कहना कि आप खाएंगे सूतक लग गया तो दिक्कत हो जाएगी, ये ठीक है? माइथोलॉजी ऐसी कोई चीज नहीं होती। देखिए आप विक्रमादित्य जी प्लीज अपनी बात, देखिए विज्ञान और विक्रमादित्य जी प्लीज, देखिए विज्ञान को जी 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 बिल्कुल, देखिए विज्ञान को समझने के लिए और ज्योतिष को समझने के लिए उसकी अध्ययन की आवश्यकता है। अगर अध्ययन करेंगे तो सामंजस्य बैठ जाएगा, और दोनों के दोनों यदि अध्ययन नहीं करेंगे तो सामंजस्य नहीं बैठेगा। तथाकथित तौर पर यहाँ पर बहुत सारे कोट लोग कर देते हैं, ऋग्वेद को कोट करने का प्रयास किया। ऋग्वेद में कोई कथाएं नहीं है, इस बात को समझ लेना चाहिए। ऋग्वेद के अंतर्गत जो मंत्र है वहां किसी देवता की आराधना करने की बात नहीं की गई, वहां स्वयं को अंगिरसो भवेद माद्रिम रुजेम वेद कहता है। अभी वेद को कोट करते हुए कहा गया कि इतने वर्ष पूर्व अत्रि ऋषि ने वेद की ऋचा में यह कहा। इस बात को समझने कि वेद की तो आयु अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग समय पे अलग अलग पाश्चात्य व्यक्तियों ने किया। यहां तक कह दिया गया कि ऋग्वेद की रचना 75,000 वर्ष पूर्व की गई, और आज के तथाकथित जो महानुभाव यहां बैठे हैं, कपूर साहब जो अपने आप को कह रहे हैं, वो तो कहेंगे 75,000 वर्ष पूर्व लिखा ही नहीं जा सकता। मैंने नहीं कहा, मैंने तो उससे पहले, अगर हम भारतीय संस्कृति के अनुसार समझे तो बहुत अनादिकाल में लिखी गई, परंतु पाश्चात्य रिसर्च करने वाले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस बात को माना कि 75,000 वर्ष पूर्व वेदों की रचना की गई, ऋग्वेद की स्पेसिफिकली। और ऋग्वेद की ऋचाओं की बात जो की जा रही है, जो पुराणिक काल के अंदर पुराणिक अरे सुन लीजिए भाई साहब, तो आप धर्म पे, और धर्म जो है वो तर्क पे चलता है, आस्थाएं तर्क पे नहीं, धर्म भारतीय संस्कृति जो है वो तर्क प्रधान है, तर्क पे रहकर ही हर विज्ञान की बातों को समझे। हम अंधविश्वास नहीं है, भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान में जो बातें की गई अंधविश्वास पे नहीं है, पूरी तरह से रिसर्च ओरिएंटेड है, एक एक बात को अनुभव करने के बाद लिखी गई। अभी आपने कहा ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, मैं दिल्ली में एक हॉस्पिटल चलाता हूं और बहुत सारे रिसर्च केसेस को मैंने स्टडी किया। जिन जिन गर्भवती स्त्रियों पर छाया ग्रहण की छाया पड़ी उन पर उसका प्रभाव पड़ा। अभी नासा ने एक रिसर्च करी जो गूगल पे अवेलेबल है, और उनकी ये गलत है, आपका ये डेटा गलत होगा। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर तस्वीरें आपके सामने आ चुकी, लेकिन इस सूर्य ग्रहण को कैसे माने और क्या माने क्या न माने, इसको लेकर तस्वीर साफ करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ वैज्ञानिक और ज्योतिष शास्त्री दोनों लगातार बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले विक्रमादित्य जी ये कह रहे थे कि सूर्य ग्रहण के दौरान जो गर्भवती महिला, या ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं पर इसका असर उन्होंने देखा है। रिंटू जी, आप इसको नकार रहे थे, क्यों? जी, ये इस टाइप का जो डेटा देना कि इसके पहले भी बोला गया कि कोई साइंटिस्ट भाई एक मैकेनिकल इंजीनियर अगर कहेगा कि यहाँ पेंच लगता है, मुझे एक बार बोलने दीजिए, मुझे एक बार बोलने दीजिए, मुझे एक बार बोलने दीजिए। तो डेटा का जो इंटरप्रिटेशन होती है, बहुत टाइम में ये गलत इंटरप्रिटेशन किया जाता है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर होती है। जैसे कि बोला गया कि किसी ने सूर्य ग्रहण के टाइम में खाना खाए थे, 2 दिन के बाद डेथ हो गए, तो इसको सूर्य ग्रहण के साथ लिंक किया गया। मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई अगर बोलेंगे कि ठीक है मेरा कोविड पॉजिटिव है और सूर्य ग्रहण के टाइम में मैंने खाना नहीं खाया और मेरा प्रेजेंटेशन और डाटा की बात नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण करके इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वो एक ही डेटा लेके उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। स्टडीज को देखने का प्रयास नहीं किया गया। आपके पास जो इंटरप्रिटेशन है, मुझे बोलने दीजिए। पहले तो एस्ट्रोनॉमर्स आर नॉट साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स आर नॉट साइंटिस्ट। अगर एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो साइंटिफिकली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च नहीं कर सकते हैं, अगर आपको कोई मेडिकल डॉक्टर इन्वॉल्व करे, कोई स्टडी दिखाए, अगर मुझे अगर बोलने देते उसके बाद आप बोल लेते रूप में आप मुझे, अरे मेरी बात तो बोल लीजिए ना। आप एस्ट्रोनॉमर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेडिकल बोल रहे थे तो मैंने बोलने दिया आपको। मुझे बोलने दीजिए। आपने एक तर्क कर दिया, आपने एक तर्क, अरे मुझे बोल लीजिए, आप सुनिए, आपने तर्क की बात की है तो मैं तर्क के रूप में आपको रख रहा हूं, आप सुनने की हिम्मत तो रखें। आप
अच्छा विक्रमादित्य जी, आपकी स्टडी में क्या है? मुझे मेरा बात बोलने दीजिए कि डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होती है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, काफी टाइम में देखा जाता है कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन जो डेटा होता है वो डेटा इंटरप्रिटेशन ऐसे जो आपने जो बोला है ना, जो गर्भवती महिला किसी की बात सुनाई नहीं दे रही है सर। प्रभाव खराब एक बार हुआ वो कंप्लीट कर लें। कोरिलेशन केवल यही रहा। बहुत सारे केसेस में इस प्रकार के होते हैं, बहुत सारे केसेस मैंने देखे जो प्रत्यक्ष रूप से हुआ। मुझे जरा बोलने दीजिए एक बार, मेरे परिवार में ऐसी घटना घटी जिसके ऊपर, अरे मैं बोल रहा हूँ आपको, आप मुझे बोलने दीजिए पहले, आपके बाद आप बोलिएगा। केस स्टडी आपको दे रहा हूँ। सर एक मिनट, आप दोनों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ चैनल के माध्यम से। आप दोनों थोड़ा सा शांत हो जाएं ताकि हम दोनों की बात सुन सकें, ताकि हम एक किसी निष्कर्ष तक तो पहुंच सके। एक छोटा सा ब्रेक लेके लौट रहा हूं, इस खबर पर हम बने हुए हैं।